नेक्स्ट जो बायोकेमिस्ट्री का मैक्रोमोलिक्यूल है दैट इज वाइटामिन्स। वाइटामिन्स जो हैं बेटे, देखा ये गया कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए जहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड इनकी ज़रूरत थी, वहीं पर सर्टन फैक्टर्स और भी चाहिए थे जो कि डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए ज़रूरी थे। अब इन फैक्टर्स को हॉपकिन जो थे उन्होंने फाइंड किया पहली दफ़ा, ये 1912 की बात है। देर आर सब्सटेंसेस नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, किन के साथ साथ, बाकी सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ साथ। Although these substances were needed in small quantity, yet these substances were called accessory growth factors. सबसे पहले बेटे 1912 में हॉपकिन साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, इन्होंने फाइंड किया कि some substances are needed कि बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कुछ सब्सटेंसेस की ज़रूरत है। ऑल्दो दीज सब्सटेंसेस वर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, चाहिए ये कितनी मिकदार में, नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। But these are termed as accessory growth factors। अब उसके बाद लेटर फंक प्रपोज द नेम वाइटामिन्स। इनका वाइटामिन नाम किसने प्रपोज किया? फंक साइंटिस्ट थे। अच्छा जी, ही डिस्कवर्ड वाइटामिन B1 थायामीन। इसने क्या डिस्कवर किया? वाइटामिन B1 जिसका क्या नाम है? थायामीन। अब चूंकि बेटे आपने सुना होगा कि विटामिन ए एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम इस्तेमाल किया जाता है, सी फिर एक, डी फिर एक, लेकिन बी जब नाम लिया जाता है तो कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वो क्यों कहा जाता है? चूंकि उसमें कोई एक सब्सटेंस मौजूद नहीं होता, उसमें मुख्तलिफ तरह के B1, B2, B3 और उनके आगे नाम है, स्पेसिफिकली फिर उनके नाम है। जैसे कि विटामिन B1 जो है उसका थायामीन जो है वो नाम। अब बेटे विटामिन की टाइप्स, अब विटामिन को उनकी सॉल्युबिलिटी की बेस पर, on the basis of solubility, they are divided into two types। इनको कितनी टाइप्स में तकसीम किया गया? 2 टाइप्स हैं इनकी। कौन कौन सी? फर्स्ट वन फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जो विटामिन्स ए, डी, ई एंड के, दे आर टर्म्ड एज फैट सॉल्युबल, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, they are termed as water soluble vitamins।
अब यहाँ पे एक छोटी सी बात, मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि विटामिन ज़ाते खुद नहीं लेने चाहिए। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, इनके सोर्सेज फैट्स ही होती हैं, ये फैट्स में मौजूद होते हैं। हमने लिपिड्स जब पढ़े उसमें हमने देखा था कि दे आल्सो कंटेन विटामिन्स। ये अगर जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा चले जाएं तो ये बॉडी से खारिज होने का इनका कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। तो ये जहाँ पे इनके फ़ायदे होते हैं, फिर एक्सेस की वजह से इनके नुकसानात भी होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा लिए भी जाएं तो ये बॉडी के लिए डेंजरस नहीं होते, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं। इनकी एक्सेस अमाउंट जो होती है वो डिज़ोल्व होके हमारे यूरिन के साथ जिस्म से बाहर पास आउट हो जाती है। अब दो विटामिन्स जो हैं उनके आपको सोर्सेज, यूजेस और उनकी डिजीज़ जो हैं वो दिए गए। जैसे विटामिन ए, आपकी बायोलॉजी की 9th में तो सारे तकरीबन मौजूद हैं। आपकी इस केमिस्ट्री में जो है वो सिर्फ इन दो के बारे, चूँकि ये फैट सॉल्युबल हैं तो इसलिए बेटे ये फैट्स वाली चीज़ों में ज़्यादा मौजूद होंगे। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, ऑयल्स एंड फैट्स। सोर्सेज क्या हैं इनके? डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, फैट्स एंड ऑयल्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही, मक्खन, चीज़, ये सारी आइटम्स शामिल हैं। इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बीटा कैरोटीन फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स। ये किस में मौजूद हो सकते हैं? इन बीटा कैरोटीन। अब ये बीटा कैरोटीन बेटे किन में मौजूद होता है? इन ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल से मुराद आजकल तो बहुतात है, साग, पालक, कैरेट्स एंड लीवर। कैरेट्स, गाजर, कहा जाता है ना गाजर खाने से नज़र तेज़ होती है, वो इसीलिए कहा जाता है कि इनमें बीटा कैरोटीन्स मौजूद होते हैं। बीटा कैरोटीन्स के अंदर विटामिन ए मौजूद है। और जैसा आप जानते हैं कि विटामिन ए जो है वो हमारी विजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, अब इनके यूजेस। मेंटेन द हेल्थ ऑफ द एपिथेलियम एंड एक्ट्स ऑन द रेटिनाज डार्क अडेप्टेशन मैकेनिज्म। किस किस पे बेटे ये एक्ट कर रहा है? मेंटेन एपिथेलियम। एपिथेलियम बेटे कौन सी लेयर होती है? जो किसी भी ऑर्गन की ऊपर कवरिंग लेयर मौजूद होती है, उसको हम एपिथेलियम का नाम देते हैं। और क्या करता है? मेंटेन रेटिनास डार्क अडेप्टेशन मैकेनिज्म। क्यों? रॉड सेल्स के लिए ज़रूरी है। रॉड सेल्स के लिए क्या ज़रूरी था? रेडॉप्सन ज़रूरी था, और ये रेडॉप्सन की बनाने और उसको बरकरार रखने में मदद देते हैं। अच्छा जी, अब अगर विटामिन ए की कमी होती है तो बड़ी आम बीमारी जो हमने पहले भी डिस्कस की, नाइट ब्लाइंडनेस, कि दिन के वक्त वो ठीक ठाक देखेगा, रात के वक्त वो सही नहीं देख सकेगा ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ रेडॉप्सन। और रेडॉप्सन जो थी वो रॉड्स के सही काम करने में मदद देती थी। और दूसरी क्या बीमारी होएंगी बेटे?
आई इन्फ्लेमेशंस। आंखों की बार बार होने वाली जलन, आंखों की रेडनेस, उनको हम कह देते हैं कि ये आई इन्फ्लेमेशन है। अच्छा जी, अब बेटे दूसरा विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये भी आपका डेयरी प्रोडक्ट से हासिल होने वाला, तो इसके सोर्सेज भी फिश लीवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल्स एंड फैट्स। फिश लीवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट्स एंड ऑयल्स। अब विटामिन डी जो है इज फॉर्म्ड इन द स्किन व्हेन इट इज एक्सपोज टू सनलाइट। ये जिल्द में भी बनता है, फॉर्म्ड इन स्किन कब? व्हेन एक्सपोज टू, बेसिकली विटामिन डी जो है ये अपने बाकी सारे फंक्शंस के साथ साथ हमारी इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। अब आंतों से कैल्शियम जब एब्जॉर्ब होता है ब्लड में चला जाता है, पहले ब्लड की डेफिशिएंसी पूरी होगी। जब ब्लड की डेफिशिएंसी पूरी होगी तो उसके बाद ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा हमारी हड्डियों में। अब उससे क्या होगा, जितना कैल्शियम ज़्यादा होगा उतनी हड्डियां मजबूत होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन डी जो है ये हड्डियां मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। अब जब ये एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में तब्दील होता जा रहा है। अब उसको दोबारा से एक्टिव फॉर्म के अंदर तब्दील करने के लिए धूप जो होती है ये बहुत अच्छा सोर्स होती है। डाइटरी प्रोडक्ट्स तो आपकी विटामिन डी की इनटेक की कमी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो आपका इनयूजेबल हालत में तब्दील हो चुका विटामिन डी उसको दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आपके लिए धूप जो होती है ये बेहतरीन सोर्स होती है। अच्छा जी, अब हैज़ अ रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन्स। इसका इस्तेमाल क्या है? It is used for the absorption of calcium। अब कैल्शियम किस लिए ज़रूरी है बेटे? फॉर हेल्दी बोन्स। आपकी हड्डियां जो हैं वो सेहतमंद होंगी या मजबूत होंगी। इसकी कमी से क्या होता है बेटे? रिकेट्स, उन्होंने बड़ी अच्छी जान छुड़ा ली एक बीमारी बता के। जबकि हड्डियों के कमज़ोर होने के मुतल्लिक़ तकरीबन जितनी बीमारियां हैं वो सभी इन्हीं की वजह से होती हैं। ऑस्टियोप्रोसिस भी होती है, ऑस्टियोमलेशिया भी होता है, ये रिकेट्स भी है। ठीक है, अच्छा जी, अब इनके इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स की अहमियत क्या है बेटे? अहमियत तो हम पहले ही उनकी देख चुके कि प्रॉपर नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन्स जो हैं वो हमारे लिए ज़रूरी तरीन फैक्टर्स हैं। ईच विटामिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। सबसे पहली बात, दे आर इन्वॉल्व इन द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। नंबर सेकंड बेटे, नॉर्मल विटामिन्स, नेचुरल विटामिन्स आर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आवर बॉडी इज अनएबल टू सिंथेसाइज विटामिन्स। बिकॉज ऑफ दिस they must be supplied either directly in the diet or by way of dietary supplements. They are absolutely necessary for our normal growth. अब अगली इंपॉर्टेंस कह लो
या उसका सिग्निफिकेंस कह लो कि दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ये हमारी जिस्म में तैयार नहीं होते। हम क्या करते हैं, वी हैव टू टेक या देयर इनटेक इज वाया एनिमल, हमारे फूड्स पे बेस्ड हैं जो कि हमारा सोर्स हो एनिमल और प्लांट्स, पौधे या जानवरों से हम हासिल करते हैं बीइंग ऑर्गेनिक, लेकिन ये ज़रूरी हैं फॉर ओवर नॉर्मल ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। थर्ड, वाइटामिन्स कैन नॉट बी असिमिलेटेड विदाउट इंजेस्टिंग फूड, कि ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बन सकते खुराक के बगैर। दिस इज वाई इट इज सजेस्टेड दैट वाइटामिन मस्ट बी टेकन विद मील, मतलब विटामिन जो आपने सप्लीमेंट की सूरत में लेना है वो आप खाली पेट नहीं खा सकते कि भूख लगी हुई है आप विटामिन की गोली खा लें, उसका कोई फायदा नहीं, वो आपने पैसे जाया किए। जब भी खुराक खाई जाएगी भरे पेट के साथ तो फिर आपने विटामिन इस्तेमाल करने हैं, तभी वो भी हमारी बॉडी का हिस्सा बन सकेंगे। कैन नॉट बी assimilated without ingesting food। खुराक के अलावा ये हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन सकते। दे हेल्प टू रेगुलेट ओवर बॉडीज मेटाबॉलिज्म। हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने में ये मदद